उसके बाद हम डायपोल इंड्यूस डायपोल के बारे में पढ़ते हैं। डायपोल इंड्यूस डायपोल का जो दूसरा नाम है ना, उसे हम नाम थे डीबाई फोर्सेस। ये एक एमसीक्यूज भी था पास पेपर का। डायपोल इंड्यूस डायपोल वो फोर्सेस जो एक डायपोल और एक नॉन पोलर, मिसाल एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में आ जाए, उसे हम नाम थे डायपोल इंड्यूस डायपोल। और ये भी आप याद रखें कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल ना, पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनके दरमियान बॉन्ड बनता है। अभी जैसा कि आप Cl ले लें, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, HCl ले लें, एक डायपोल है, पोलर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन ले लें, वो नॉन पोलर है। HOH ले लें, वो पोलर है। जो सेम से मॉलिक्यूल होती है वो नॉन पोलर होते हैं, जैसे कि O2 N2, इस तरह से। उसके बाद दो तरह के डायपोल होते हैं, एक को नाम होते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, एक को नाम होते हैं इंड्यूस डायपोल। उसके बाद हम होते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। इस फोर्स को हम दूसरा नाम देते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इस इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इसका जो दूसरा नाम है इसे हम नाम देते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल जो है ना, ये जो फोर्स है ना, ये शॉर्ट लिव है। मिसाल ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, और ये शॉर्ट रेंज, इनका जो रेंज है ना वो भी कम है। और एक मोमेंट्री फोर्स है, और वर्निश क्विकली, मिसालें बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है। और आखिरी पॉइंट मैंने ये लिखा है कि ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिसाल ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है ना, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है, पोलर हैं, नॉन पोलर है, जो भी उसके दरमियान मौजूद है। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा मौजूद है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है। अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डायपोल किसे कहते हैं और इंड्यूस डायपोल किसे कहते हैं? कहते हैं कि रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बाय अ नेबोरिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब एक नेबोरिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या करें, जब एक नेबोरिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या करे, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपल कर दे, उससे जो डायपोल बनेगा उसे हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। और उसी इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से दूसरे के अंदर जो पोलरिटी आएगी उसे हम नाम देते हैं इंड्यूस डायपोल। ये अगर आपको समझ ना आ जाए ना, फिर मैं आपको फिर वहाँ से देख लेना, क्योंकि ये मैंने आपको कुछ मिसाल डायग्राम वगैरह मैंने डराने की वजह से आपको समझ शायद ना आई हो। उसके बाद लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ही लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होगी। मिसाल पोलराइजेबिलिटी कहते हैं से एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। कहते हैं कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितना बिगाड़ सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितना डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, उसे नाम होती है पोलराइजेबिलिटी। अभी अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना बड़ा होगा, मिसाल उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसको आप जल्दी मिसाल उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतना ही लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा। अभी कहते हैं कि एटॉमिक साइज किसी एटम का जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो भी ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा क्लाउड के साथ जब एटम बनाया, जब बॉन्ड बनाएंगे तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी ज़्यादा होगा। अगर लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी उन्होंने एग्जांपल दिया कि 7th ए ग्रुप हेलोजन जो है ना, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर है ना, वो फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन से क्लोरीन का कम है, ब्रोमीन से ब्रोमीन का कम है, आयोडीन से आयोडीन का कम है, स्टार्टिंग से। ये क्यों इस तरह से? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है ना, अभी देखो ये F2 Cl2 Br2 I2 इस तरह के मॉलिक्यूल्स है ना। अभी फ्लोरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज़्यादा है। हम लोगों ने कहा कि जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जितनी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होगी उतनी ही उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। तो हीलियम के अंदर 8 ग्रुप और 7th ग्रुप दोनों के अंदर यही कैटेगरी है। उसके बाद सेकंड जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है ना, वो डिपेंड करते हैं एटॉमिसिटी पर। एटॉमिसिटी किसी कहते हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उसे हम नाम देते हैं एटॉमिसिटी। अभी देखो, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम ज़्यादा होंगे इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा है। अगर एटॉमिसिटी ज़्यादा है, मिसाल उस एटम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तभी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा होगा। अगर एटॉमिसिटी मतलब अगर एटम ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा है। सही है। उसके बाद हम इन सब को, इनकी जो ऑर्डर है ना कि कौन सा बॉन्ड वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इसको पढ़ते हैं। ये बात मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, वो भी एक वंडरवाल फोर्स है। सही। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो क्या है? वो आयन डायपोल फोर्स है। आयन डायपोल फोर्स के बाद जो स्ट्रॉन्ग है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स के बाद आयन इंड्यूस डायपोल। उसके बाद डायपोल इंड्यूस डायपोल। उसके बाद इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल।
अभी जो वंडरवाल फोर्स है ना, अभी वंडरवाल फोर्स के यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, वहाँ से मैंने मिस किए थे। वंडरवाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उसका वंडरवाल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। अभी इस वंडरवाल फोर्स का मतलब ये है यहाँ पर कि मिसाल वंडरवाल फोर्स जितने भी थे, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, मिसाल ये जितने भी थे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका वो वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, या जितना किसी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका वंडरवाल फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा। अभी मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एन पेंटेन और आइसोपेंटेन ये 2 मॉलिक्यूल्स है, मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कि इन दोनों के दरमियान किसका जो वंडरवाल फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। अभी अगर आप उस पर ये ट्रिक अप्लाई करोगी कि एटॉमिक साइज़ किसका ज़्यादा है, अगर एटॉमिक साइज़ की बिना पर आप देखोगी तो एटॉमिक साइज़ की बिना पर तो नहीं हो सकता, दोनों का एटॉमिक साइज़ सेम है, दोनों ही पेंटेन के मॉलिक्यूल है, सही। फिर सेकंड ट्रिक, अगर आप उसके ऊपर एटोमिसिटी अप्लाई करोगे, एटोमिसिटी तो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती क्योंकि उसके अंदर तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है, एक आइसोपेंटेन है, एक मिसाल एक नॉर्मल पेंटेन है एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन है। तो फिर आपने ये ट्रिक फॉलो करना होगा। अभी अगर आप मिसाल तीसरा पॉइंट है, अगर मॉलिक्यूलर वेट की बिना पर देख ले, मॉलिक्यूलर वेट तो भी दोनों का सेम है। अभी जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मिसाल 2 एन पेंटेन के मॉलिक्यूल है, 2 एन पेंटेन के मॉलिक्यूल जो है ना उसके दरमियान उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर मिसाल जो नंबर ऑफ अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट 2 एन पेंटेन के दरमियान आसानी से हो सकता है एज़ कम्पेयर टू 2 आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का जो शक्ल है ना वो मिसाल पेचीदा है, उसने मिसाल उसके अंदर जो अटैचमेंट साइट है वो कम है, और ना एन के अंदर एन पेंटेन के अंदर अटैचमेंट साइट ज़्यादा है, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और आइसोपेंटेन के अंदर अटैचमेंट साइट कम है। उसके बाद ये बात आप याद रखें, ये भी एमसीक्यूज है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, जो सिमेट्री होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होती है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो सिमेट्री होती है ना वो क्या होती है, वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 14 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको रिक्वायर है, सही। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। वो बॉन्ड एक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और किसी मॉलिक्यूल के लोन पेयर मिसाल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ लोन पेयर भी हो, इनके दरमियान जो फोर्स होता है इसको नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना ये एक स्पेशल डाइपोल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन 20 गुना है, स्ट्रेंथ इसका 20 गुना है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल 80% उससे कम है कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से समझो। अभी NH3 के अंदर कितने बॉन्ड, जितने लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल के अंदर होंगे उतना ही वो बॉन्ड वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सही है। अभी NH3 के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक लोन पेयर है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। HF के अंदर देखो एक लोन पेयर है तो एक बॉन्ड है। वाटर के अंदर देखो, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड का ना एक जनरल फार्मूला है AHB, ये A और H के दरमियान जो बॉन्ड है ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका तो हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। H और B के दरमियान जो मैंने इस लाइन से शो किया ना, ये वाली लाइन जो है ना इससे जो मैंने शो किया, ये जो बॉन्ड है ना इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये B जो होना चाहिए ना, B हमेशा फ्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, इसके बगैर कोई और एटम नहीं आएगा। या अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हो तो कार्बन होना चाहिए। अभी हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इसका किस तरह से होगा। अभी हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ HF जो है वो एक वीक एसिड है, HCl से HCl वीक एसिड है, HBr से HBr वीक एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड। HF क्यों वीक एसिड, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होने की वजह से ये आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता। जो है आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि वो एक वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड किससे, HCl से। HCl के अंदर फिर कौन सा बॉन्ड था, डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल फोर्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बनस्बत कुछ वीक बॉन्ड था। इसका मतलब ये है कि HCl जो है ना वो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। अभी HBr और HI के दरमियान अगर हम देख लें, इन दोनों के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज है। अभी HBr और HI में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, HI की ज़्यादा होगी। HI की इस वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर लंडन, अभी HBr के अंदर डाइपोल फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर डाइपोल फोर्स ज़्यादा है और लंडन डिस्पर्जन फोर्स कम है।
और HI के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स फिर ज़्यादा है और डाइपोल फोर्स कम है। इस वजह से HI का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है किससे, HBr से। उसके बाद एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड किस के साथ बनाता है ना, इसको आप मेमोराइज़ कर लें। एसीटोन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ भी बना सकता है और CH3 क्लोरोफॉर्म के साथ भी बना सकते हैं। अभी एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल है और ये एक एसीटोन, इन दोनों के बीच दो जो बॉन्ड है ना वो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। अभी क्लोरोफॉर्म इसी वजह से एसीटोन के अंदर मिसिबल है, इसी वजह से क्लोरोफॉर्म एसीटोन के अंदर मिक्स हो सकता है। ये प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच, एसीटोन और एसीटोन के बीच प्योर स्टेट में, वो डाइपोल फोर्स। देखो क्लोरोफॉर्म एक डाइपोल मॉलिक्यूल है और मिसाल एक पोलर मॉलिक्यूल है। अभी अगर दो पोलर मॉलिक्यूल बीच में आ जाए, दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, क्लोरोफॉर्म। मिसाल दो पोलर मॉलिक्यूल जैसे क्लोरोफॉर्म, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जो होगा ये हमेशा हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल होगा। इसी तरह से एसीटोन भी तो पोलर मॉलिक्यूल है, एक डाइपोल है, और दो एसीटोन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, वो भी डाइपोल होगा। लेकिन क्लोरोफॉर्म एसीटोन या एसीटोन क्लोरोफॉर्म, इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है ना। अभी ये आप याद कर लें कि फोर्थ ग्रुप में CH4 सिलिकॉन, SiH4 GH4, इस तरह से मैंने सारे लिखे ना। अभी मैं आपको इनका ऑर्डर बताता हूँ, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अभी देखो, अगर आप फोर्थ ग्रुप में डाउन ग्रुप जाएंगे ना यहाँ पर, अभी अगर आप फोर्थ ग्रुप को लेंगे, अभी फोर्थ ग्रुप में यहाँ पर तो सारे के सारे ना यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ जो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अभी मैंने कहा अगर आप मैंने कहा लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ना वो एटॉमिक साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगी। अभी अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा उसका लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि SN का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा GH4 से, GH4 का जो होगा वो ज़्यादा होगा SiH4 से, SiH4 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा मीथेन से, CH4 से। सही। उसके बाद फिफ्थ ग्रुप में आ जाए। फिफ्थ ग्रुप में अब आपने वही प्रॉपर्टी इख्तियार, मिसाल वही चीज़ आपने इख्तियार नहीं करनी जिस तरह से हम लोगों ने पिछले CH4 SI4 वहाँ पर सारे के सारे लंडन डिस्पर्जन फोर्स थे, रूल सही चल रहा था। अभी यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर क्या आएगा, क्या आ गया, नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। सही है। अभी यहाँ पर जो SBH3 है ना, यहाँ पर आप ये कहो कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो NH3 का तो जो बॉइलिंग पॉइंट था ना वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं है। SBH3 जो है ना उसका साइज इतना ज़्यादा है, उसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो उस हाइड्रोजन बॉन्ड से इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, इस NH3 से स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से SBH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा NH3 से। हाँ, जो बाकी दो होंगे ना NH3 का ज़्यादा होगा ASH3 से, ASH3 का ज़्यादा होगा PH3 से। सही है। उसके बाद सिक्स्थ ग्रुप में आ जाए। सिक्स्थ ग्रुप में ना वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो सिक्स्थ ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर का होगा। वाटर के बाद फिर इसका होगा ना, फिर इस तीनों के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आती हैं। लंडन डिस्पर्जन फोर्स किसके अंदर ज़्यादा है, TH2, फिर उसके बाद TH2 का ज़्यादा होगा, फिर SCH2 का ज़्यादा होगा, फिर SH2 का ज़्यादा होगा। अभी लास्ट वाले को देख रहे हैं, लास्ट वाले के अंदर फिर सबसे पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके अंदर आ जाए तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर बाकी तीन जो रह गए, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके अंदर फिर हम लोगों ने लंडन डिस्पर्जन फोर्स को देखना होगा। लंडन डिस्पर्जन फोर्स इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, HI के अंदर है, फिर HBr, फिर HCl। इसी वजह से HF के बाद जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो HI का होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, फिर HCl का। ये फिर ग्राफ है, अगर आप सीखती हो तो सही है, अगर ज़रूरत नहीं फिर इसको छोड़। अभी ये तो हमने डाउन द ग्रुप पढ़ लिया ना, तो अभी हम जो फर्स्ट सेकंड पीरियड है ना, इस सेकंड पीरियड के अंदर जो CH अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हम इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं किसका फिर क्या सीन है। अभी देखो यहाँ पर तो आपने पढ़ना है कि NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है और CH4 के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स है।
हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्स से। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट CH4 का कम होगा अमोनिया से, सही है, अमोनिया से कम होगा। अभी यहाँ पर 2 केसेस आ गए, एक आ गया वाटर और HF। अभी वाटर का ज़्यादा होगा या HF का ज़्यादा होगा? देखो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और HF के अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सही है। तो जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो HF से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से पिरामिड्स को रिवर्स करते हैं। CH4 का तो सही था, NH3 से कम था, NH3 का कम होगा HF से, HF का कम होगा वाटर से। मिसाल इस सब रो के अंदर जो ज़्यादा है वो किसका है? वो वाटर का है। अभी देखो मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाता हूँ, एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक को कहते हैं, जब एक आ जाए उसे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो एक बॉन्ड को कहते हैं। जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए ना उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए उसे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी देखो यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज दिया है कि विच है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। वे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर? वो तो HF के अंदर है। H और F के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर वो कहें कि विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिसाल अभी ये कह रहे हैं कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो वो तो वाटर के अंदर, HF के अंदर 1 है, वाटर के अंदर 2 है। पहले का जो पहला एमसीक्यू तो आपको समझ शायद नहीं आया, और इसका मतलब ये है कि देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बॉन्ड को कहते हैं। अभी अगर एक बॉन्ड हम वाटर के अंदर ले लें और HF के अंदर ले लें तो HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके अंदर वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग HF के अंदर, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर ज़्यादा है? वो वाटर के अंदर ज़्यादा है। विच आर फॉलोइंग हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, वो तो मैंने पढ़ा है कि वाटर का है। विच आर फॉलोइंग हैज़ हाई वोलेटाइल, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन सा होगा? वो HCl होगा। HCl क्यों वोलेटाइल होगा? क्योंकि HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो सबसे कम है। उसके बाद आपने ये ट्रिक याद रखना है कि वोलेटिलिटी, मिसाल जो वेपोराइजेशन है, वोलेटिलिटी जो मिसाल जाता है ना, वोलेटिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसकी वोलेटिलिटी कम होगी। अभी जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है। मैंने कहा जब डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से इंक्रीज़ होता है क्योंकि उनका साइज़ बढ़ता है। जिन मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज़ होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज़ होगा वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। जहाँ पर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी वहाँ पर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद हम आते हैं सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अभी देखिए इथाइल अल्कोहल सोलेबल है वाटर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी इथाइल अल्कोहल को हम उठाते हैं, उसका जो हाइड्रोजन है और वाटर का ऑक्सीजन एक साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसी वजह से तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है इथाइल अल्कोहल। स्मॉल साइज कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो भी सोल्यूबल है वाटर के अंदर। देखें हैं इसके हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना है। अभी हाइड्रोकार्बन आप उठा लें, हाइड्रोकार्बन क्या है? वो सोल्यूबल नहीं। हाइड्रोकार्बन क्यों सोल्यूबल नहीं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर तो मैंने बताया था कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज इस तरह से होंगी। अभी क्लेंजिंग एजेंट्स, मिसाल ये जो सर्फ वगैरह हैं, ये जो डिटर्जेंट्स वगैरह है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक इनका मिसाल ये साबुन वगैरह है ना, इनके 2 हिस्से, एक इनका पोलर पार्ट है और एक इनका नॉन पोलर पार्ट है। इनका जो पोलर पार्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, और इनका जो नॉन पोलर पार्ट है वो किससे बना होता है? वो अल्काइल या एराइल से बना होता है। अभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ फ़ायदे हैं। अभी देख प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड क्या होते हैं? वो स्पायरली उसने एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाया होता है, और प्रोटीन के जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं ना वो राइट हैंडेड भी हो सकते हैं, वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं। अभी कहते हैं कि जो वो प्रोटीन मिसाल जो राइट हैंडेड हेलिक्स है ना, वहाँ पर जो NH बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक जो बॉन्ड है ना वो एक दूसरे के मिसाल वर्टिकल है, और जो इन दोनों के में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है? वो वर्टिकल है। ये आप मेमोराइज़ कर दें, इसको अपने सिर्फ रटना होगा, इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है। अभी DNA के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसका जो डिस्टेंस है ना 18 से 20 एंगस्ट्रॉम है। अभी हम कहते हैं कि फूड की जो मॉलिक्यूल है ना वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है उसके स्ट्रक्चर के अंदर OH है, फ्रक्टोज के अंदर OH है, सुक्रोज के अंदर OH है। अभी पेंट और डाइज जो है ना ये एडिजिव एक्शन शो करते हैं। एडिजिव एक्शन मतलब ये किसी दीवार के साथ चिपकते हैं क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से हनी स्टिकी नेचर क्यों रखता है? क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। कॉटन सिल्क फाइबर जो होते हैं ना उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कपड़े को क्या देते हैं? रिजिडिटी, उसको सख्त करते हैं। उसके बाद आइस हम लोगों ने पढ़ा है। आइस देखें मैं आपको
वैसे सॉलिड के बारे में बात बताता हूँ। हमने पढ़ा एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। सॉलिड का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, लिक्विड का मास कम होता है। सॉलिड का मास ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, किससे? लिक्विड से। ये जनरल केस है। लेकिन अगर हम आइस के केस में देखें, आइस का जो सॉलिड होगा, आइस के केस में जो सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। उसकी डेंसिटी इस वजह से कम होगी क्योंकि आइस के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, और जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो डेंसिटी कम होती है। आइस की डेंसिटी कम होगी और लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। किसी केस में? वाटर के केस में, आइस के केस में। ये जब आइस क्या होता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, फिर अपने अंदर ना इस तरह से वर्ड्स बनाते हैं। उस वर्ड्स की वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और वॉल्यूम जो है ना वो डेंसिटी की इनवर्स है, तो डेंसिटी इसकी कम हो जाती है। ये वर्ड्स बनते क्यों? ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनते हैं। सही है। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो पानी जब 0 सेंटीग्रेड पर होता है तो वो आइस बनाता है, तो आइस में होता है ना। जब आप 0 से 4 सेंटीग्रेड तरफ जाते हैं तो उसके अंदर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, जो ब्लैक कलर से मैंने शो किए हैं, जब 0 से 4 सेंटीग्रेड तरफ आप जाते हैं ना, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। इसके जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, इसके तमाम ये जो वॉइड है ना, जो खाली गड्ढा है, ये सारा का सारा क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ये तो 4 सेंटीग्रेड तक ये कहानी थी। अभी अगर आप ये कहते हैं कि अगर यार मैं 4 सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ कर दूँ, अगर आप 4 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, फिर उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी वो ब्रेक हो जाएंगे, तो पानी फिर इवोपरेट हो जाएगा। सही है। तो पानी इवोपरेट हो जाएगा। 4 सेंटीग्रेड से ज़्यादा डेंसिटी वाटर की नहीं आ सकती। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 सेंटीग्रेड पर होती है। अभी अगर आप 4 सेंटीग्रेड से बढ़ाएं इस टेम्परेचर को, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वो वेपर में तकसीम हो जाएंगे, और वो वेपर में चेंज हो जाएंगे। जब वो वेपर में चेंज हो जाएंगे फिर तो डेंसिटी इसकी वापस कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 सेंटीग्रेड पर है। उसके बाद जो है आइस का स्ट्रक्चर और डायमंड का स्ट्रक्चर दोनों एक की तरह है, हेक्सागोनल है। डायमंड के अंदर जो कॉर्नर पर जो एटम होते हैं, जो सेंटर में जो एटम होते हैं वो कार्बन होते हैं, और आइस के अंदर क्या होते हैं? वो एटम ऑक्सीजन होते हैं। वाटर जो है ना 0 से 4 सेंटीग्रेड की तरफ जब आप जाते हैं तो वाटर एक क्या करता है, ये इनका जो बिहेवियर होता है ना वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ये भी वही चीज़ ना, आप पढ़ लें, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये कहते हैं कि जब आइस बनता है ना, आइस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उसका आइस का जो है ना 90% मोर स्पेस होता है वाटर से, और आइस का जो है ना उसकी जो डेंसिटी 90% लेस होती है किससे? वाटर से। ये मैंने पढ़ा है, या फिर खुद देख लें, ईजी, इतनी मुश्किल नहीं है। अभी हम कहते हैं कि इवोपरेशन। इवोपरेशन किसे कहते हैं? देखो, इवोपरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये हर टेम्परेचर पर होता है। ये 100 सेंटीग्रेड पर भी होता है, ये 5 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड, 8 सेंटीग्रेड, ये हमेशा होता रहता है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। सही है। कहते हैं कि इवोपरेशन, हाँ ये बात है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन का रेट ज़्यादा होगा, जब इवोपरेशन कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा तो इवोपरेशन कम होगा। अभी हम कहते हैं कि इवोपरेशन किसे कहते हैं? जब लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो जाए किसी भी टेम्परेचर पर, उसे हम नाम देते हैं इवोपरेशन। ये बात है, याद रखें कि इवोपरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये हम नहीं करते, ये खुद ब खुद होता है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल चलता रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और एक सरफेस फिनोमेना है। ये जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो इवोपरेट होते हैं। कभी भी लिक्विड के दरमियान से मॉलिक्यूल्स इवोपरेट नहीं होते, हमेशा लिक्विड के सरफेस से होते हैं। ये एक ओपन वेजल है, क्योंकि ओपन वेजल अगर आप रखोगे तभी तो इवोपरेशन होगा, अगर आप क्लोज रखोगे तब तो नहीं होगा। ये कूलिंग प्रोसेस है। जिस तरह से पसीना निकलता है तो बंदे को क्या महसूस होता है ना, उसको कूलिंग महसूस होती है। इस वजह से क्या करते हैं हम, ये इवोपरेशन एक कूलिंग फिनोमेना है। अभी एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है। एंडोथर्मिक फिनोमेना ये है कि ये जो इवोपरेशन है एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है। सर यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, अभी कहते हैं रेट इवोपरेशन, नंबर ऑफ वेपर्स फाउंड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितने वेपर्स बनते हैं उसे हम नाम देते हैं रेट ऑफ इवोपरेशन। अभी देखो, एक होता है इवोपरेशन, एक होता है रेट ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन जो होता है ना वो हर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन इवोपरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इवोपरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। लेकिन रेट ऑफ इवोपरेशन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा, अगर इवोपरेशन कम होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। लेकिन अगर वो आपको कहें कि भाई
मिसाल आप उसने आपको मुख्तलिफ मिसाल के ये ऑपरेशन किस टेम्परेचर पर ज़्यादा होगा, उसने 50 सेंटीग्रेड दिया होगा, 60 दिया होगा, 70 दिया होगा, 80 दिया होगा, और एक में उसने दिया होगा कि सेम मेटाल, तो आपने सेम मेटाल पर लिखना होगा, क्योंकि उसने इवोपरेशन के बारे में बताया, और इवोपरेशन जो है ना वो तमाम टेम्परेचर पर होता है। लेकिन अगर उसने कहा रेट ऑफ इवोपरेशन फिर जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस पर ज़्यादा होगा। अभी अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इवोपरेशन कम है। अगर डेंसिटी या मोलिकुलर मास किसी चीज़ का ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी इवोपरेशन कम है। अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो उसको इवोपरेट करना मुश्किल है, इसका मतलब भी इसकी इवोपरेशन कम है। अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर बाहर मिसाल नमी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि इवोपरेशन तो फिर होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ह्यूमिडिटी बाहर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि इवोपरेशन कम होगा। अब एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल रेगुलर है तो इवोपरेशन ईजिली हो सकता है, अगर इरेगुलर ईजिली नहीं हो सकता। टेम्परेचर फिर मैंने लिखा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवोपरेशन का, इवोपरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अभी इवोपरेशन के कुछ एग्जांपल्स है, जिससे कि कहते हैं कि ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इन समर के अंदर जो क्लॉथ्स गर्मी में जो क्लॉथ्स जब सूखते हैं ना, वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये इवोपरेशन के फिनोमेना है। वो क्या होते हैं, उससे जो वेपर होते हैं ना वो उठ जाते हैं। मोर वोलेटाइल नेचर ऑफ वाटर देन पेट्रोल, इसी वजह से कूलिंग ऑफ वाटर, ये सारे के सारे इसी हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर याद रखें कि इवोपरेशन ओपन कंटेनर में होगा, वेपर प्रेशर क्लोज कंटेनर में होगा, क्योंकि अगर कंटेनर क्लोज होगा तभी तो आपको वेपर प्रेशर का पता होगा कि कितना है। हम कहते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। हम कहते हैं कि जब किसी लिक्विड से वेपर्स किसी लिक्विड से जब वेपर्स इवोपरेट होते हैं, जब भी वेपर्स इवोपरेट होते हैं ना, ये ऊपर की तरफ जाते हैं। मिसाल एक क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर के उस कंटेनर की जो छत है ना, उस साथ ये वेपर्स चिपक गए। अभी कुछ टाइम बाद इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये वेपर जो है ना ये वापस नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से वेपर्स ऊपर जाते हैं। मिसाल लिक्विड वेपर में तब्दील होता है, फिर वेपर वापस लिक्विड में, वेपर लिक्विड में, लिक्विड वेपर में। मिसाल इवोपरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाते हैं, जब एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। मिसाल रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाएं, जब उनके दरमियान एक डायनेमिक टेम्परेचर, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए किसी खास टेम्परेचर पर, उसे हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। भी वेपर प्रेशर जो है ये भी डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि उसको वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वो कम इवोपरेट होगा। अभी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवोपरेशन ज़्यादा है। मिसाल आप जितना टेम्परेचर ज़्यादा करोगे वेपर प्रेशर उतने ही ज़्यादा होंगे। उसके बाद कहते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अभी देखो अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मिसाल इन अभी गैस का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, सॉलिड लिक्विड इनका कम है। अभी साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब अगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो वेपर प्रेशर आसानी से होगा। अगर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अभी ये अपने रटने हैं ना ये वीडियो कि वाटर जो है ना 50 सेंटीग्रेड पर इसका जो प्रेशर है 92.51 टार है। जितने भी मैंने लिखे हैं ना ये अपने रटने, ये एमसीक्यूज़ ये आते हैं, ये बार बार पास्ट पेपर्स में आए हैं। उसके बाद वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ लिक्विड पर, वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, इन तीनों चीज़ों पर ये डिपेंड नहीं करता। उसके बाद मैनोमेट्रिक मेथड। मैनोमेट्रिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। अभी वो किस तरह मेजर करते हैं, इसी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। अभी मैंने एक बीकर उठाया ना, एक बीकर उठाया मैंने इस तरह से। अभी इस बीकर के अंदर मैंने एक फ्लास्क रखा। अभी ये जो बीकर है ना, देख ये बीकर ना, ये वाला बीकर जो है, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाला है ना। वाटर एक्ट करेगा थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट हर उस चीज़ को कहते हैं, वाटर एक्ट एज अ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट हर वो चीज़ को कहते हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, उसे हम नाम देते हैं थर्मोस्टेट। सही है। अब इस फ्लास्क के अंदर आपने वो लिक्विड डाला है जिसका आप वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं। आप वाटर का मेजर करना चाहते हैं, इथानॉल का, मिथानॉल का, जिसका भी आप मेजर करना चाहते हैं वो इस फ्लास्क के अंदर डाला है मैंने। उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब मैंने लिया है ना। इस लॉन्ग ट्यूब का जो एक सिरा है ना वो उसके अंदर मैंने वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप का काम ये होगा, इसको उससे जो एयर होगा वो सक करेगा। यहाँ पर मैंने स्टॉपर लगाया। स्टॉपर मैंने इस वजह से लगाया ना, जब इस स्टॉपर को मैं ऑन करूँगा तभी वेपर जो है ना इस डब्बे में आ जाएंगे। जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये नहीं आएंगे। ये क्या है, ये एक मैनोमीटर मैंने लगाया। ये एक मैनोमीटर है। इस मैनोमीटर के अंदर क्या है, इस मैनोमीटर के बीच में एक मीटर रॉड रखा है। मीटर रॉड क्या करेगा, रीडिंग्स को मेजर करेगा। सही है। और ये क्या है, ये जो ये एंड है ना, ये वाला, ये सारा एक ही ट्यूब है ना, ये वाला, ये सारा एक ही ट्यूब है। इस ट्यूब के इस एंड में मैंने मरकरी डाला है।
सही, और ये क्लोज्ड बॉक्स। अब ये कहते हैं कि सबसे पहले हम वेपर प्रेशर उस टाइम मेजर कर सकते हैं जब आप इसके अंदर जो बाकी हवा इसके अंदर मौजूद है ना, उसको आप निकाल दें, उस हवा को आप निकाल दें। क्यों? अगर हम उस हवा को नहीं निकालेंगे, फिर जो फ्लूइड के मिसाल ये जो लिक्विड आपने डाला है उसके वेपर प्रेशर और उस हवा के वेपर प्रेशर, वो तो फिर दोनों मेजर हो जाएंगे। फिर उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हम मेजर कर लेंगे, उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो ज़्यादा होगा। इस वजह से हम हवा को निकालते हैं ताकि हम लिक्विड का जो प्योर उसका जितना वेपर प्रेशर है उसको हम मेजर कर सकें। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये जो ना, जब मैंने पहले यहाँ पर वाटर डाला था ना, यहाँ पर हम आइस डालते हैं। जब हम यहाँ पर आइस डालते हैं ना, तो इस फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो हम यहाँ पर वैक्यूम पंप ऑन करते हैं, इससे जितना भी हवा था वो हम निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस लिक्विड को क्या करते हैं, फिर हम इसको मेल्ट करते हैं। फिर इसके अंदर जितनी हवा थी फिर इसे निकाल लेते हैं। मिसाल मेल्ट करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, मेल्ट करते हैं, फ्रीज़, ये दोनों प्रोसेस करते हैं जब तक इससे मुकम्मल हवा निकल जाए। फिर हम वैक्यूम पंप को बंद कर देते हैं। यहाँ से फिर वैक्यूम पंप को हम क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जो फ्लास्क के अंदर जो होता है ना, ये जो भी लिक्विड है ना, ऐसा हम उसको थोड़ा मिसाल थर्मोस्टेट के ज़रिए उसे हम हीट दे देते हैं, यहाँ पर उसके वेपर्स बन जाते हैं। जब उसके वेपर्स बन जाते हैं, ये मिसाल उसी लिक्विड के वेपर्स यहाँ पर आ जाते हैं। इस टॉपर को हम ऑन कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर जो है ना, ये जो ब्लू है ना, यहाँ पर मैंने मरकरी डाला था। तो यहाँ पर जो वो वेपर्स आएंगे तो ये यहाँ पर मरकरी के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे ना। अभी पहले मरकरी का जितना हाइट था उसके बाद जितना हाइट होगा ना, ये डिफरेंस हमें बताएगा कि इसका वेपर प्रेशर कितना है। अभी देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर मैंने इसके मिसाल पॉइंट लिखे कि वैक्यूम पंप जो है ना वो एयर को आउट करता है या सक करता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि फ्लास्क से मिसाल वाटर को निकालो और उसके अंदर वाटर ऐड कर दो, आइस ऐड कर दो। जब आप आइस ऐड करोगे तो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा। फिर उसको हीट करो, वो मेल्ट हो जाएगा। फिर जब वो मेल्ट हो जाएगा वैक्यूम पंप से क्या करो, उसको बाहर की तरफ खींचो, सही है, उस हवा को। अभी कहते हैं वेपर प्रेशर को हम किस तरह मेजर करते हैं। वेपर प्रेशर जो है ना, मरकरी के हाइट के अंदर जितना डिफरेंस आए वो हमें मीटर रोड सिखाएगा। ये जो मीटर रोड है ना, इसके ऊपर रीडिंग होते हैं कि पहले मरकरी का हाइट इतना था, जब वहाँ से वेपर प्रेशर आए उसने इस मरकरी के ऊपर प्रेशर लगाया, तो यहाँ पर जितना डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम नाम देते हैं, उस डिफरेंस से हम वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो ये फार्मूला मैंने लिखा है कि P इज़ इक्वल टू PA + ΔH। वो सारे इसके ऊपर जो मैंने पॉइंट्स वो मैंने लिखे हैं। उसके बाद हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट है। इस पॉइंट को मिला समझाता हूँ, इसको छोड़। टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए उसे हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसको हमने क्या नाम थे, उसको हम नाम थे बॉइलिंग पॉइंट। अभी देखें वाटर का उसने 100 सेंटीग्रेड पर ये दिया है और मिथानॉल का ये दिया है, ये सब आपने मेमोराइज़ करनी है, सही है। अभी यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान हम क्या करते हैं, देखो जितना एक्सटर्नल प्रेशर आप इंक्रीज़ करोगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, सही है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जितना आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करोगे फिर वो लिक्विड जो ना अपने वेपर प्रेशर को उसी के मुताबिक बनाएगा, तभी तो उसको फिर हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। मिसाल मिसाल वाटर है ना, वाटर का 100 सेंटीग्रेड पर मिसाल इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है ना, तो 100 सेंटीग्रेड पर इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है ना। अभी अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर दूँ, अगर उसे मिसाल मैं 1000 कर दूँ, फिर वेपर प्रेशर को क्या करना चाहिए, फिर जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है ना फिर उसको भी 1000 होना चाहिए। मिसाल अगर एक्सटर्नल फिर 2000 बन गया, फिर ये जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इसको भी 2000 बनना चाहिए, सही है। तो एक्सटर्नल प्रेशर से इस तरह ये इंक्रीज़ करता है। अभी यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है ना। अभी देखो यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें ली है। पहला जो ग्राफ है ना वो डाई इथाइल ईथर का है। अभी देखो मिसाल 0 सेंटीग्रेड पर ये देखो ना, ये जो जहाँ से ग्राफ स्टार्ट, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड है ना, यहाँ पर मिसाल 0 है, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डाई इथाइल का देखो उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सही। उसके बाद जो सेकंड वन है ना उसको हम नाम देते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फिर 0 सेंटीग्रेड पर कुछ वेपर प्रेशर कम है।
उसके बाद तीसरा वाटर का देखो, वाटर का फिर इथाइल अल्कोहल से ऊपर प्रेशर कुछ कम है। उसके बाद आखिरी इथाइलिन ग्लाइकोल, उसका फिर वाटर से भी ऊपर प्रेशर कम है। अभी देखो यहाँ पर यहाँ पर 760, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर आप 760 mmHg लिख देना। तो डाई इथाइल इतर का 760 mmHg पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 34.6 सेंटीग्रेड है। वाटर का 760 mmHg पर 78 है, उसका 100 है। इस तरह से ना आते जा, आप इसको याद कर लें। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर जो नीचे वैल्यू है माउंट ऑफ रिस्क कितना होगा, ये सारे की सारी वैल्यू आपने मेमोराइज करनी है।